हेलो बच्चों, हमारे चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में आपने शैथिल लिहानी को देखा था और इसके पहले भी हमने शैथिल लुप को देखा, जिसमें धारणशीलता, जिसको रिटेंटिविटी कहते हैं इंग्लिश में, निग्रह बल या निग्रहिता, जिसको कोर्सिविटी कहते हैं, और शैथिल लिहानी या फिर हिस्टैरिसीस लॉस को देखा। आज हम शैथिल लूप के आधार पर विभिन्न पदार्थों के चुंबकीय गुण के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम दो चुंबकीय पदार्थों के लिए शैथिल लूप को ड्रा किया है, खींचा है। ये जो ब्लैक वाला शैथिल लूप है ये नर्म लोहे के लिए है, और जो रेड कलर से हमने शैथिल लूप को ड्रा किया है वो स्टील के लिए है। इन दोनों ही शैथिल लूप से संबंधित विभिन्न तथ्य, जैसे कि धारणशीलता, निग्रहिता या निग्रह बल, शैथिल लूप का क्षेत्रफल, इन सब के आधार पर हम नर्म लोहे और स्टील के चुंबकीय गुण का कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम स्टील के लिए देख पा रहे हैं, शैथिल लूप है A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश और F डैश, E डैश। और नर्म लोहे के लिए जो शैथिल लूप है वो है A, B, C, D, E, F, E। तो इन दोनों शैथिल लूप को देखने से पता चल रहा है कि स्टील के लिए धारणशीलता O, B डैश है, जो कि नर्म लोहे के लिए धारणशीलता O, B से कम है। इसका आशय ये हुआ कि स्टील की जो धारणशीलता है नर्म लोहे से कम है, यानी स्टील को यदि चुंबकित किया जाए तो इसमें चुंबकत्व का गुण नर्म लोहे की अपेक्षा कम होता है। इसी तरह से यदि हम निग्रह बल या निग्रहिता को देखें तो स्टील के लिए निग्रह बल या निग्रहिता OC डैश है, जबकि नर्म लोहे के लिए OC है। और इन दोनों में अगर हम देख पा रहे हैं तो देखेंगे कि कोर्सिविटी स्टील के लिए OC डैश ज़्यादा है अपेक्षाकृत OC की, और OC निग्रहिता या निग्रह बल किसके लिए है? नर्म लोहे के लिए है। तो कोर्सिविटी या फिर कह लें निग्रहिता ये दिखाता है कि पदार्थ को विचुंबकित करने के लिए विपरीत दिशा में कितना चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना पड़ता है या कितनी चुंबकीय तीव्रता लगानी पड़ती है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि स्टील के लिए अगर निग्रहिता या निग्रह बल अधिक है तो स्टील को एक बार विचुंबकित करने के लिए अधिक चुंबकीय तीव्रता आरोपित करनी पड़ती है। आगे अगर चुंबकशीलता की बात करें तो चुंबकशीलता जो होता है वो शैथिल लूप के किसी भाग का ढलान होता है। तो जो शैथिल लूप Y एक्सिस के अधिक एलॉन्ग होगा उसका ढलान अधिक होगा, और ऐसी स्थिति में उस शैथिल लूप के लिए चुंबकशीलता का मान अधिक होगा। या कह लें कि म्यू बराबर B/H, B जिस चुंबकीय पदार्थ के लिए I का मान अधिक होगा उस चुंबकीय पदार्थ के लिए B का मान भी अधिक होगा। तो इस शैथिल लूप के किसी भाग के लिए B/H का मान नर्म लोहे के लिए अधिक है और स्टील के लिए कम है। तो क्या हो गया? म्यू नर्म लोहे के लिए अधिक होगा जबकि स्टील के लिए कम होगा। म्यू डैश इसको लिख देते हैं। इसी प्रकार से चुंबकीय प्रवृत्ति नर्म लोहे के लिए, जिसको हम जाई कह रहे हैं, वो अधिक होगा और स्टील के लिए कम होगा। तो हम देख लिए कि धारणशीलता नर्म लोहे के लिए अधिक है, निग्रहिता या निग्रह बल स्टील के लिए अधिक है, और चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों नर्म लोहे के लिए अधिक है। और आगे हम देख रहे हैं कि नर्म लोहे के लिए शैथिल लूप का क्षेत्रफल कम है, तो इसके लिए शैथिल लिहानी कम होगी, जबकि स्टील के लिए शैथिल लूप का क्षेत्रफल अधिक है तो इसके लिए शैथिल लिहानी अधिक होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नर्म लोहे से यदि कोई चुंबक बनाया जाए तो उसकी धारणशीलता अधिक होने के कारण इसमें चुंबकत्व का गुण अधिक आएगा, यानी वो प्रबल चुंबक बनेगा, जबकि स्टील के लिए धारणशीलता कम है इसलिए वो निर्बल चुंबक बनेगा। और
निग्राहिता है, निग्रह बल को देखें तो नर्म लोहे के लिए निग्राहिता कम है, तो इसको विचुंबकित करने के लिए कम चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में आरोपित करने पड़ेंगे। लेकिन स्टील के लिए निग्राहिता या निग्रह बल का मान अधिक है, तो इसको विचुंबकित करने के लिए अधिक विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करना पड़ेगा। अब हम इन दोनों लूपों की आकृति के आधार पर या इन दोनों लूपों से संबंधित धारणशीलता, निग्रह बल, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति और साथ ही साथ इस लूप के क्षेत्रफल के आधार पर हम देखेंगे कि किस चुंबकीय पदार्थ से अस्थायी चुंबक बनाए जाने चाहिए और किस चुंबकीय पदार्थ से अस्थायी चुंबक बनाए जाने चाहिए। तो जो अस्थायी चुंबक है उसको एक बार चुंबक के रूप में बना दिया जाता है, तो बार बार विचुंबकित नहीं करना पड़ता है। यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए बार बार उसको विचुंबकित न करने के कारण एक बार अगर कोई शैथिल्य हानि हो जाती है तो पुनः बार बार उसमें शैथिल्य हानि नहीं होती है। यानी शैथिल्य हानि का अस्थायी चुंबक के बनाने पर कोई विशेष महत्व नहीं होता है। लेकिन धारणशीलता इसकी अधिक होनी चाहिए और निग्रह बल भी अधिक होना चाहिए। निग्रह बल इसलिए अधिक होना चाहिए कि एक बार अस्थायी चुंबक बना दिया गया और किसी बाहर के अन्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके चुंबकत्व में कमी न आ जाए। जैसे कोर्सिविटी क्या होता है, निग्रह बल क्या होता है कि विपरीत दिशा में चुंबकीय तीव्रता को आरोपित करने पर इसकी धारणशीलता को जीरो कर देते हैं। तो जब बाहर का कोई अवांछित चुंबकीय क्षेत्र हो जिसकी वजह से इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाए, हमें एक अस्थायी चुंबक बनाना है, इसके लिए बाहर के अवांछित चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जब निग्रह बल या निग्राहिता अधिक होगा तो थोड़े मोड़े वह अवांछित चुंबकीय क्षेत्र का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निग्राहिता या निग्रह बल, निग्राहिता या निग्रह बल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्योंकि किसी अवांछित चुंबकीय क्षेत्र के होने के कारण इसके चुंबकत्व में कमी न आ जाए। दूसरा, धारणशीलता भी अधिक होनी चाहिए। अब धारणशीलता अधिक होने से जो चुंबक बनेगा वो प्रबल चुंबक बनेगा। तो इन दोनों लूपों में हम अगर नर्म लोहे के शैथिल लूप को देखें तो इसकी धारणशीलता तो अधिक है लेकिन निग्रह बल कम है, जबकि निग्रह बल को क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, क्योंकि वह अवांछित चुंबकीय क्षेत्र के कारण निग्रह बल मिल जाने से इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तो निग्रह बल अधिक होना चाहिए और धारणशीलता भी अधिक होना चाहिए। लेकिन नर्म लोहे में निग्रह बल कम है, धारणशीलता अधिक है, तो निग्रह बल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए नर्म लोहे को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। और दूसरा, अगर हमको अस्थायी चुंबक बनाना है तो धारणशीलता अधिक होनी चाहिए और इस शैथिल लूप का क्षेत्रफल कम होना चाहिए, ताकि एक बार चुंबकित करके विचुंबकित करने में जो ऊर्जा हानि हो वो कम से कम हो। तो नर्म लोहे का शैथिल लूप जो है उसका क्षेत्रफल कम है, यानी इसमें शैथिल्य हानि कम होगी, यानी बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने पर जो ऊर्जा हानि होगी वो कम होगी। इसीलिए नर्म लोहे को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक का एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, डायनेमो होता है, वो अस्थायी प्रकार के चुंबक होते हैं और उसके लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके लिए शैथिल्य हानि कम होता है और बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने पर ऊर्जा हानि कम होता है। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ को लेते हैं, क्योंकि धारणशीलता इसकी भले ही कम हो लेकिन निग्रह बल इतना अधिक होता है कि वह अवांछित चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थित होने पर भी उतना निग्रह बल नहीं मिल पाता है कि इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाए। तो इस तरह से हमने इस नर्म लोहे और स्टील के शैथिल लूप को देखकर उसकी धारणशीलता के आधार पर, उसके निग्रह बल के आधार पर और लूप के क्षेत्रफल के आधार पर हमने देखा कि नर्म लोहे का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, जबकि स्टील का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पर चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति को भी हम देख रहे हैं कि नर्म लोहे के लिए चुंबकशीलता अधिक है अपेक्षाकृत स्टील के, और उसी प्रकार से चुंबकीय प्रवृत्ति नर्म लोहे का अधिक होता है अपेक्षाकृत स्टील के। तो चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति
भी नर्म लोहे की अधिक होती है, इसलिए कम समय में प्रबल रूप से चुंबकित और विचुंबकित करने के लिए नर्म लोहा ज़्यादा उपयुक्त होता है। अतः जो नर्म लोहा होता है वो अस्थायी चुंबक जैसे कि ट्रांसफार्मर, डायनमो, विद्युत चुंबक आदि बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि स्टील स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से हमने शैथिल लूप के विभिन्न तथ्यों, धारणशीलता, निग्रह बल, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और शैथिल लूप के क्षेत्रफल के आधार पर देखा कि नर्म लोहे से अस्थायी चुंबक जैसे ट्रांसफार्मर, डायनमो आदि को बनाया जाना उपयुक्त होता है, जबकि स्थायी चुंबक के लिए स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करना उपयुक्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।